आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र शुरुआत शोपियां के इलाके से। शोपियां के कटपोरा के इलाके में कल शाम से बनी सूरत हाल आज बाद दोपहर ख़त्म हुई। माना जा रहा है कि फोर्सेस को मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली थी और उसी के बाद फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया। कटपोरा के गाँव में रात भर मुहासरा जारी रहा। कुछ हल्की फुल्की गोलियाँ भी चलती सुनाई दी गई, लेकिन उसके बाद सूरत हाल जहां रात भर कशीदा रही, सुबह दो तरफा ज़बरदस्त गोलीबारी और इस गोलीबारी के बाद उमर और आमिर नामी इरफान नामी दो मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर। पुलिस ज़राया ने बताया कि इन दोनों को फोर्सेस ने सरेंडर करने की पेशकश भी की थी। उनके वालिदैन को भी वहां लाया गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया और यूं गोलीबारी में ये दोनों मिलिटेंट मारे गए। इस सारी सूरत हाल के दौरान इलाके में तनाव भी देखने को मिला, इंटरनेट को भी बंद करना पड़ा और इस सारी सूरत हाल में दो मुकामी मिलिटेंट, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो इसी कटपोरा इलाके के रहने वाले दो मिलिटेंट मारे गए। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन दूसरा बड़ा पहलू दुनिया का ही कहें या हिंदुस्तान की तारीख का कहें, आज के इंतखाबी नताइज के हवाले से है। बिहार में किसका चमन बहार लाता है, किसके गुलिस्तान में फूल खिलते हैं, कौन किसका बाग उजड़ता है, ये शाम देर गए तक मालूम ही होगा। लेकिन अब तक जितने भी सियासी पंडित अंदाज़ा लगा रहे थे वो सब शायद गलत साबित हो रहे। सियासी पंडित बता रहे थे कि बीजेपी को तो बैकफुट पे जाना पड़ेगा, लेकिन अब तक की जो भी ट्रेंडिंग देखने को मिली है उसमें बीजेपी फ्रंट रनर है और बड़ी जगहों पे वो लीड लेके आगे बढ़ रही है। बिहार में अब की बार किसकी सरकार होगी अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन पहले बताया जाता था कि अब की बार वहाँ पे बीजेपी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी को बहुत से मामलात में खसारा भुगतना पड़ा है। आलमी सतह पर भी बताया जाता था कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है और अंदर मुल्क में इकॉनमी से लेके कोविड तक ने बिहार की आवाम को बीजेपी मुखालिफ बना दिया है। लेकिन अब की बार जो अब तक के नताइज आ रहे हैं उसमें यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी का दमखम बराबर जारी रहेगा। असुद्दीन ओवैसी भी कुछ जगहों पे, उसके नुमाइंदे भी कुछ जगहों पे आगे चल रहे थे और उसके साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन भी पीछे था, लेकिन दौड़ में कहीं न कहीं बराबर नज़र आ रहा था। लेकिन कश्मीर की सियासत भी सर चढ़कर बोलने लगी है और कुछ मीटिंगें, जिन्हें कश्मीर में कहा जाता है, शुरू हो चुकी हैं आने वाले डीडीसी इंतखाबात के हवाले से। डीडीसी इंतखाबात के हवाले से कई तरह की अटकलियाँ लगाई जा रही। कुछ कहते हैं कि बड़ी तादाद में वोटर निकलेंगे, कुछ कहते हैं कि नहीं, साउथ कश्मीर में तो दबाव रहेगा, नॉर्थ कश्मीर में भी वोटिंग होगी। और सारे हालात वाक़ा देखने के बाद अंदाजे यही लगाए जाते, सियासी पंडित यही कहते हैं कि इन इंतखाबात में गुपकार अलायंस और उस अलायंस के मामलात सर चढ़कर बोलेंगे। गुपकार अलायंस में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातें हैं, वो अपनी पार्टी से बाहर है। बीजेपी कड़े मुकाबले में है, कड़े मुखालिफ में है, मुखालफत में है। तो फिर वादी कश्मीर से लेकर पीर पंचाल और चिनाब के इलाकों तक कहा जाता है कि गुपकार अलायंस के लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस सारे के बीच में ये भी कहा जाता है कि ऊपर पे गठबंधन तो है, लेकिन ज़मीनी सतह पे उसको आगे ले जाना इन दोनों जमातों के लिए बड़ा मुश्किल भी होगा और कोशिश उन्हें ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इन दोनों जमातों ने कोशिश नहीं की तो बीच में तीसरा कोई निकल पड़ेगा और वो तीसरा किसका होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट या तीसरा होगा वो आने वाले वक्त में किसी भी तरफ चला जा सकता है, मुखालफिन को मौका मिलेगा। लेकिन इस सारे के बीच में पीडीपी के लीडरान कहते हैं कि जीत उनकी होगी और अवाम कोरा जवाब इस वक्त उन जमातों को देगी जो जम्मू कश्मीर के बकौल उनके यहाँ के सियासी वजूद के खिलाफ है। अलायंस ने जो फैसला किया हुआ है, हम अलायंस के फैसले पे ही हैं। सीट शेयरिंग और कहाँ कौन लड़ेगा, ये सारा फैसला अलायंस का होगा।
अब 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू में जहाँ पे थोड़ा हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो उसके अलावा मुझे तो कश्मीर में कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हम कहीं पे हमें कोई स्ट्रांग अपोजिशन है। या अब सबसे बड़ी बात है कि लोगों को समझना पड़ेगा इस बात को कि जो आज का ये इलेक्शन है, इस इलेक्शन की क्या अहमियत है। ये इलेक्शन सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है, ये हमारी शिनाख्त के लिए है, ये हमारे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए है, ये जम्मू कश्मीर को दोबारा से एक सिस्टम में लाने के लिए है। पीडीपी के लीडरान बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जवाब देगी, लेकिन अपनी पार्टी भी अपनी दमखम की बात कर रही है। और अपनी पार्टी का जहां एक तरफ ये भी कहना है कि इन इंतखाबात में 370 और 35 पर बात करना एक फजूल सी मशक हो सकती है, क्योंकि 370-35 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बात यहाँ करनी है तो वो उस चीज़ की जो मुमकिन हो सके। और गुलाम हसन मीर भी ये दावा कर रहे हैं कि अपनी पार्टी अपनी दमखम बना के रखेगी। अपनी पार्टी हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट फूड फौरी तौर मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, और उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अलायंस बनाई थी तो उनका लग रहा था कुछ तूफान वो करेंगे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से अलहदा हो जाएंगे। अब अगर वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आते हैं, इट इज़ अ वेलकम, इट इज़ गुड थिंग। मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ, मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आते हैं, इट इज़ ऑलवेज वेलकम। यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने कभी ऐसा नहीं होने दिया। वो सिर्फ एक बंदा खड़ा कर देते। क्या मालूम है एक एमएलए को किसी कोने में, किसी दूर दराज इलाके में, क्या वहां गली की जरूरत है, कोचे की जरूरत है? क्या वहां के लोगों के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए जो ये आइडेंटिफाई करें क्या काम करना है, क्या नहीं करना? मुख्तलिफ डेमोक्रेसी का मानी क्या होता है? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और एम्पावरमेंट, ये जो 3 सिस्टम सारे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये आवाम को ताकत देने की बात है। मतलब आज ही आप देखते हैं कितने बीडीसीज हैं, अपने तरीके से लोगों की खिदमत करते हैं, कितने सरपंच हैं, ऑल आर एम्पावर्ड। अगर आप आज, जबकि मैं गवर्नर राज की मुखालफत करता हूं, मैं कभी ये नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप देहातों में जाएंगे, वहां आपको कहेंगे कि अगर कुछ काम हो रहा है वो रूरल डेवलपमेंट के जरिए हो रहा है। दिस इज जहां जहां पर पंचायत इलेक्शंस हो गए, वहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई है। अपनी पार्टी अपनी बात कर रही है, लेकिन इधर कश्मीर में बीजेपी भी कोशिशें कर रही है। वो अलग बात है कि बीजेपी की ये कोशिशें अभी उतनी बारावर साबित नहीं हो रही हैं। लेकिन श्रीनगर में आज बीजेपी लीडर अश्वनी कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कश्मीर से लेके गुजरात तक ये सारा मामला उठाया जाएगा और संकल्प यात्रा के दौरान मुल्क की सारी सालमियत को, मुल्क की अक्सरियत को बताया जाएगा कि कश्मीर के हालात क्या हैं, कश्मीर के पंडित अब तक वापस क्यों नहीं बुलाए गए हैं, कश्मीर के पंडितों के लिए रोज़गार के मौके क्यों नहीं फराहम किए गए हैं, और रियासत में अब तक तामीर और तरक्की क्यों नहीं हुई है। और इस सारे मामला को लेकर संकल्प यात्रा के जरिए श्रीनगर से निकल के गुजरात तक वो जाएंगे। आई विल बी लॉन्चिंग टुडे ए कश्मीर संकल्प यात्रा, उर्दू में अगर उसको रखा जाए, यात्रा अहद कश्मीर, सफर अहद कश्मीर। ये श्रीनगर से शुरू होगी, आज के दिन ये शुरू हुई। इट हैज बीन लॉन्च टुडे एंड वी विल गो टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। We will place our point of view there also, and when we will be coming back, we will place this agenda before the government of India. What is the agenda? Now I will come to that. The first point of the agenda is that since the integration has been completed with the new land laws that have been introduced, there is a case for development of the state, number one, and number two, jobs for the youth of the J&K Union Territory. That is the first point of the agenda. Second point, since the development is incidental to establishment of peace, there is no development
इधर मीरवाइज की नज़रबंदी का मामला भी अब सामने आ रहा है और श्रीनगर में मीरवाइज मंजिल पर आज उलमाए कश्मीर ने एक इजलास भी मुनक्कद किया, जिस दौरान मीरवाइज की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया और मीरवाइज की नज़रबंदी को दीनी मुदाखलत करार देते हुए बताया गया कि इस अमल से अवाम के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा उलमा, मशाइख और दीनी, मिली, समाजी, इस्लाही, तालीमी अंजुमनों और इदारों के ज़िम्मेदारान तारीख़ी मीरवाइज़ मंजिल के इस अहम नौइयत के इजलास जम्मू कश्मीर के मुमताज़, जवान साल और हर दिल रहनुमा जनाब मीरवाइज़ डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब